के मुताबिक कह रहा हूँ 5 जुलाई 1977 को जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर उसने रिवर्स गियर के लगाया पाकिस्तान को, इमर्जिंग इकोनॉमी को बिल्कुल रिवर्स गियर लगा। उसकी वजह मैं बताता हूँ, वजह भी बताऊँ। ये सियासी पार्टियां जो है एक दिन में वजूद में नहीं आती हैं जी, इनमें टाइम लगता है। अब वो पार्टियां वजूद में आ चुकी थी। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, हजारों गलतियां उनसे हुई, अच्छे काम भी किए उन्होंने, लेकिन उस पर जो ज़र्ब आपने लगाई उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी सारी तवज्जो दाखिली रही, खारजी नहीं रही। अब खारजी पॉलिसी आपकी कहाँ से तबाह हुई, मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। मैं उस वक्त सऊदी अरब में था। जनरल साहब ने जब हुकूमत संभाली है और सऊदी अरब गए तो इनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। जो इनका स्टेटस था बी के सदर जी, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, टॉप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इनको इस लेवल का आदमी रिसीव करने नहीं आया। मैं भी हैरान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद जब दोबारा ये गए तो पूरी शाही काबीना उनको रिसीव करने आई। ये फर्क क्यों महसूस हुआ जब अमेरिका बीच में आ गया कि भाई ये हमारा बंदा है, हमारा आदमी है, आप इसे सपोर्ट करें। वहां से सपोर्ट शुरू हो गई। अब ये चीजें जो है हमारी आज़ादी को सल्ब कर गई। उसका नतीजा क्या हुआ, आपकी वो आज़ाद पॉलिसी ख़त्म हो गई जो किसी ज़माने में बनी। आपके ताल्लुकात चाइना से भी थे बेहतरीन, अमेरिका से भी थे, रशिया से भी ताल्लुकात आपके अच्छे थे। अच्छा, दूसरे मुझे अच्छी तरह याद है कि भुट्टो साहब ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए। मैं आज भी कहता हूँ अगर आपके हिंदुस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात हो जाए और हिंदुस्तान के पाकिस्तान से, तो हमें इकनॉमी बड़ा फ़ायदा है। इकोनॉमिकली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत चीज़ें हमें सस्ती मिलेगी, बहुत चीज़ें हमें सस्ती देंगी। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी बड़ा है और हुदूद के लिहाज से भी बड़ा है। ज़रा दिल को मजबूत करे, कश्मीर के मसले को हल करे। पाकिस्तान का उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, ओनली द कश्मीर। एक कश्मीर के अलावा आपके अच्छे ताल्लुकात बहाल होंगे, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगी। वो चीज़ें जो आप बाहर से मंगाते हैं, इतनी दूर से इंडिया भी मंगाता है, हम भी मंगाते हैं, हमें बहुत महंगी पड़ती है, वो हमें यहाँ से मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है खारजा पॉलिसी। बजा फरमा रहे हैं, खारजा पॉलिसी की बात हो रही है। खारजा पॉलिसी मैं प्रोग्राम में मुझे एक वक्फा शामिल करना है। खारजा पॉलिसी से पहले मुझे ज़रा अपनी जो नेशनल इन्वेस्टमेंट है, नेशनल पॉलिसी है, मुझे ज़रा उसके ऊपर भी डिस्कस करना है। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और इन 2-3 चीज़ें और हैं इसके ऊपर ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे डिटेल में। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदेद। बट साहब आप फरमाइएगा मुझे कि इस वक्त जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर हम तकाबली जायज़ा ले रहे हैं बांग्लादेश में जो नेशनल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ है। हमारा तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। और हम बात कर रहे हैं, मैं अक्सर आपके साथ भी बात करता हूँ कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए साजगार माहौल बनाना चाहिए। अगर हम अपने ही लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं तो हम बाहर के लोगों को कहाँ से फैसिलिटेट करेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन इट, और इसका जो मईशत है उसके ऊपर कितना असर पड़ता है? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान को जैसे आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए हमें नए बायर्स की तलाश है। दूसरी तरफ हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी तो हमारा मईशत का पहिया नहीं चल सकता। अभी आज जो नंबर्स आए हैं उसमें हमारा आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है। इस महीने भी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22% डाउन हुई है फ्रॉम द लास्ट मंथ। तो कहने का मकसद ये कि हमारी गवर्नमेंट की बदकिस्मती से पॉलिसीज कुछ बेहतर नहीं रही पिछले कुछ सालों से, और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मुसलसल बिल्कुल ऐसे ही है। और 2012 और 13 की बात है जब मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। आपको जी 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 बिल्कुल। और उन दिनों काफी न्यूज़पेपर्स में इस तरह की, मैंने खुद इस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट भी देख चुके हैं कि बांग्लादेश में फलानी जगह ढाका में खाली है इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो राब्ता करें। तो काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हुई हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से आपकी सारा एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जब होंगी
तो इंडस्ट्री लगेगी, फलेगी, फूलेगी, और इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं। एक और बात मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, मुझे इनका एक स्टेटमेंट याद है। जो इंडियन किसान और पाकिस्तानी किसान का तकाबला कर रहे थे आपस में, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ का किसान क्यों खुशहाल है और क्यों वहाँ पे सब्जी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही, इसलिए कि वहाँ पे बिजली के रेट बहुत कम है। जो ट्यूबवेल से सक करता है पानी किसान निकालता है, वहाँ बिजली का पर यूनिट प्राइस बहुत कम है, और बॉर्डर के इस तरफ बिजली के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से आज 40% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं बिजली प्राइसेस फर्दर। तो आज यूरिया भी बहुत महंगी है पाकिस्तान में जी, खाद भी बहुत महंगी है, और ये सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि अब किसान का सर्वाइवल भी मुश्किल है, और इसके साथ साथ आम इंसान का भी यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। बट साहब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट जानिब इशारा किया है। जैसे अभी काजिम साहब फरमा रहे थे कि बिजली सस्ती कर दी जाए तो हमारे काफ़ी मामला ठीक हो सकते हैं। अभी काजिम साहब, अभी तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में यूरिया खाद मिल ही नहीं रही थी, बिल्कुल नायाब हो गई। गंदम का टाइम सर पे आ गया, अब बिजाई का टाइम है और खाद अवेलेबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हमें एशियन टाइगर बनना है, हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे नेशनल जो इश्यूज़ हैं यही रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। जैसे बट साहब फरमा रहे थे कि ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी आपके पास जब आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, डॉलर आपका कंट्रोल में नहीं होगा? आप किस तरीके से वो चीज़ें कर सकते हैं फिर? असल में देखिए, एक बात बताएं, आप ज़रा ये देखें कि ये जो किसान काम कर रहा होता है, एक स्टेज तो हुआ कि वो बो रहा है, फसल काट रहा है, उसके बाद उसने आपको तैयार करके फसल दे दी। अब ये फसल जाती किसी और शख्स के पास, वो उससे खरीदता है, उसके बाद वो उसके टुकड़े कर करके वो उसे बेचता है, वो तीसरे को बेचता है। तो वो चीज़ जो आपको 10 रुपए की वहाँ पड़ रही थी, वो आके 30 रुपए की पड़ रही है होलसेल मंडी के अंदर। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, आप समझ लेंगे। इधर ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब्जी मंडी हमारी बनी हुई है हाईवे के ऊपर जी जी। आप वहाँ जाके देखें, होता ये कि सारी सब्जी बाहर से आ रही होती है। सुबह ही सुबह फजर से पहले ट्रक आना शुरू हो जाते हैं, टमाटर के, आलू के, सबके आ रहे हैं। अब वहाँ से फर्ज कीजिए 50 ट्रक चले आलू के, मिसाल दे रहा हूँ। अब उसमें एक मुकाम उन्हीं रखा हुआ है, वहाँ पे वो 50 ट्रक रुक जाते हैं, और उसमें से अब देखिए माफिया कैसे काम कर रही है। उस 50 ट्रक में से उसने कहा 10 ट्रक भेज दो, वो 10 ट्रक आना शुरू हो गए और मंडी आ गए। मंडी में ऑक्शन वाले बैठे हुए हैं, उन्हें कहा भाई आज कितने ट्रक आए? कहने साहब आज तो 10 ही मिले हैं। उसने कहा ठीक है, रेट जो है वो अब हम जो है 40 रुपए लगाएंगे। ठीक है, और जैसे ही रेट डिक्लेयर हुआ 40 रुपए, वो जो खड़े हुए ट्रक थे वो सब आना शुरू हो गए। महंगाई हुई या नहीं हुई? ये महंगाई करने का माफिया बैठा हुआ है यहाँ के ऊपर। अब मेरा कहने का मकसद ये कि पहले एक जमाने में इदारे काम करते थे, डायरेक्ट सुपरविजन करते मिडल मैन का दिक्कत है ना। अब वो तवज्जो नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं किसान ने जो पैदा किया वो कौन खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। जो खरीद रहा है वो उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है ताकि वो उससे ज़्यादा कमाए। अब अगर आप इसके अंदर ये बीच के आड़ती ख़त्म कर दें आप, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मिडल मैन का किरदार है, इसके ऊपर तो मैं बहुत अरसे से बात करते चले आ रहा हूँ। ये गंदम के मामलात हों, चावल के मामलात हों, इंपोर्ट के मामलात हों, एक्सपोर्ट्स के मामलात हों, ये हर जगह पे मिडल मैन जो है वो बैठ के कमा रहा होता है। और ख़ास तौर पर जो निचला तबके का जो प्रोड्यूसर होता है वो तो रह जाता है बिल्कुल। मतलब किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं है। हमने लास्ट ईयर बीच के ऊपर प्रोग्राम किया खास तौर पर इन्हीं दिनों में कि किस तरीके से मिडल मैन का किरदार, उसको किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, कट कैसे लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक इस पर फोकस भी है। आपने देखा होगा कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कई बार इसका जिक्र किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इकॉनमी है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, और बड़ा काम जो हो रहा है वो कैश के ऊपर हो रहा होता है। फिर दूसरी तरफ जो हमारे जो काश्तकार हजरात हैं वो अनएजुकेटेड है, वहाँ एजुकेशन का रेशियो थोड़ा कम है। तो इसलिए जो है ये चीज़ इतनी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की पकड़ में नहीं आ रही है, और ये चीज़ इस तरह से चलते हुए आ रहे हैं हमेशा से ना। और हम जो हमारे काश्तकार हैं वो साइंसी असूलों के मुताबिक भी नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का उन्होंने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। तो ये चीज़ें फर्दर चलेंगी, और इंशाल्लाह जिस तरह से गवर्नमेंट अगर स्पीड अप होकर इसके ऊपर काम करे तो बड़ी हद तक इसके ऊपर काम कर सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर इन्फ्लेशन कम करनी है, महंगाई कम करनी है,
तो मिडल मैन के किरदार को आज नहीं तो कल इन्हें कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं पूरी दुनिया भर में भी इस तरह से होता है कि स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा जो है ऑर्गेनाइज है। काश्तकार जो है वो अपने गंदम, चावल और कमोडिटीज के ऊपर सेल आउट करते हैं। हमारे यहाँ भी कमोडिटी एक्सचेंज है, PMEX बनी हुई है, लेकिन वहाँ अभी तक सिर्फ क्रूड ऑयल का ट्रेड हो रही है और गोल्ड की ट्रेड हो रही है, सिल्वर हो रहा है। इतनी स्पीड अब इतना काम नहीं हुआ। आने वाले दिन का प्लान था कि कॉटन भी ट्रेड हो वहां पर, वीट भी, वहां पे प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली इनको इस तरफ काम करना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। लेकिन जरूरत इस अमर की, अगर आपने इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो जंगी बुनियादों पे यहाँ पे काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि स्पीड काफी हद तक स्लो है। अच्छा काजिम साहब, दो बातों की जानिब भट्ट साहब ने इशारा किया। भट्ट साहब के बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं इनका कि अगर हमें पाकिस्तान को अपनी मईशत को मजबूत करना है तो दो चीज़ों की तरफ हमें बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जिसके जंगी बुनियादों के ऊपर हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। वो है, एक तो हमें एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करना पड़ेगा। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब UN में खड़े होकर स्पीच कर रहे थे इस्लामोफोबिया के ऊपर, उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच, एवरीबडी लाइक्ड इट अक्रॉस द ग्लोब। कोई शख्स ऐसा नहीं था जो उनकी इस स्पीच का मोतरिक ना हो। फिर दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ये दो ऐसे इकदाम है। और तीसरा ओबियसली कि हमें तालीम देना है। तालीम तो ओबियसली हम कोशिश कर रहे हैं कि देने, तालीम के साथ साथ शऊर भी देना है, जिसकी अभी बात भी हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों चीज़ों को हम किस तरीके से लेकर आगे चल सकते हैं? देखिए, एक चीज़ आज से 2018 तक का मैं कह सकता हूँ, जो इलेक्शन है हमारे मुल्क के अंदर, उनकी बुनियादें और पीछे चले जाएं, या तो लसानियत है या फिरकावारियत है। बिल्कुल। अब आप सुनिए, अभी हमने अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी यहाँ जिक्र किया था बैठ के, हमारा जो इलेक्शन कमीशन वो काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। मैं अभी मिसाल देता हूँ। जी जी। कितनी पार्टियां इस वक्त सियासी मौजूद है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अभी बुलाया ना खालिद मकबूल साहब को। जी जी। क्या है, आप राब्ता कमेटी पे चलाए जा रहे हैं, राब्ता कमेटी पे चला। भाई, आपका सदर कौन है, चेयरमैन कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन जो है, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी जमात का। ऐसे ही हमारे क्या जमातें हैं जो मजहबी, मैं लसानी नहीं बात कर रहा हूँ इस वक्त, मजहबी। इलेक्शन कमीशन कहे कि या तो आप मजहबी बन जाए या आप सियासी बन जाए, तो हम आपको क्या डिक्लेयर करें? पॉलिटिकल? बोले पॉलिटिकल, तो फिर आपका सिस्टम पॉलिटिकल होना चाहिए। अब आप बने हैं मजहबी, आप कहते हैं अपने को। अच्छा, मजहबी दीनी जमात नहीं है, जरा सा जहन में रख लीजिए। दीन तो सारे मुसलमानों को दुनिया में एक ही दीन है, उसका नाम है इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम। इनका जो जमातें हमारी हैं, ये मकतबी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं। हर एक का मजहब अलग अलग है, हर एक का मकतब अलग अलग है। कोई हनफी है, मालिकी, शाफी है, जाफरी है। ये आपने कौम को तकसीम करके रखा। अब मुझे ये सवाल दिए कि अगर फर्ज किए मैं जाफरी फिरके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं जमात इस्लामी को कभी वोट नहीं दूंगा। ये हमारी जमात इस्लामी अच्छी जमात है। जी जी। मैंने पहले भी तारीफ की, अब भी करने को तैयार हूँ। मैं जमीयतुल उलमा इस्लाम को वोट नहीं दूंगा, इसी तरह वो लोग इनको वोट नहीं देंगे, जाफरिया वालों को। तो इसका मकसद आप तकसीम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक लाएअमल बनाए। आप पॉलिटिकल हैं, वोट तो आप हमसे भी चाह रहे हैं, लेकिन आप मेंबरशिप मुझे नहीं देंगे अपनी पार्टी के अंदर। एक तो ये चीज़ हमारे क्या ख़त्म होनी चाहिए, और कम से कम 2018 के इलेक्शन में ख़त्म हुई है। ये क्रेडिट मैं दूंगा कि इमरान खान साहब के मुतालिक आप नहीं कह सकते कि ये पख्तून है या पश्तून है या ये वो पंजाबी है, पठान, ये कुछ नहीं है। अच्छी बात है, ये कार्ड काफ़ी हद तक रिमूव हो गया किसी हद तक, एब्सोल्यूट होता है नजर आया। जी जी। इसीलिए अब आप तो आप क्या मतलब कि मैं क्या इसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब को इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को मजीद मौका दिया जाए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं इसका कायल हूँ। वजह यह कि अगला साल इलेक्शन का है। जी जी। टाइम ख़त्म हो गया। इनको आप अभी हटा देंगे तो सारी ज़िंदगी ये कहेंगे हमें मौका पूरा नहीं। ठीक है।
इनको हटाना नहीं है, इन्हीं से काम लेना है। अच्छा, अच्छी बात है इमरान खान इनसे काम कौन लेगा? वो तवज्जो देते हैं, काम करते हैं। मैं एक छोटा सा इशारा दे रहा हूँ, अगर हुकूमत की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान में ये हो भी चुका है और दुनिया के मुल्कों में, ईरान में, अरब में ये मौजूद है। आप 70% गेहूँ खुद खरीदे गवर्नमेंट, और पाकिस्तान 70%, उसको अपने कंट्रोल में रखने के बाद आप ऑटोमेटिक रोटी प्लांट लगा दें। एक रोटी आपको जो आज 15 रुपए की पड़ रही है, वो 6 रुपए की पड़ेगी। ये आप 6 रुपए की वो रोटी पड़ेगी जो ऑटोमेटिक प्लांट पे चलेगी, क्योंकि वो आटा वो गेहूं आप डायरेक्ट लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सुलोर मिल आपका डायरेक्ट होगा। अब रहा वो जो 30% आटा बचा, वो लोगों को बेचिए आप, जिस रेट पे बेचना चाहे आप जाए। कम से कम एक रोटी एक ऐसी चीज है, वो आप लोगों को दें, ऑटोमेटिक प्लांट लग जाएंगे, बड़ी जान छूट जाएगी लोगों के अंदर। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर ये काम कर गए तो अच्छा। ये थोड़ा सा आपको बताऊं, आपकी उम्र इतनी नहीं है, हमारी तो है। भुट्टो साहब ने प्लांट लगाया था। मैं अंडरस्टैंड कर गया आप जहां बात कर रहे थे। आप जिस जिद्दत की बात कर रहे हैं, हालांकि ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, 40-45 ईरान में लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ईरान में लगा हुआ बिल्कुल ऐसे ही है। ये टर्की में भी किसी दौर में लगा हुआ था। तुर्की भी इस चीज को फॉलो करता रहा है और इस चीज को उन्होंने लेके आगे चले हैं और काफी अच्छा। सऊदी अरब में भी यही कानून है। सऊदी अरब अपना गेहूं खरीद के तंदूर वालों को देता है, उसने रोटी। लेकिन हमारे यहाँ क्या ये इस तरह क्या निज़ाम, बट साहब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि इस तरह का निज़ाम, जिस तरह का यहाँ पर एक वो तकसीम दर तकसीम है और हर माफिया जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है, कौमी मफाद किसी के पास नहीं है। हर शख्स अपना पर्सनल एजेंडा, पर्सनल मफाद, लसानी हो, सूबाई हो, या क्या कहना चाहिए, रीजनल हो, उसको लेके आगे बढ़ता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्लान्स कामयाब हो सकते हैं या उनकी बुनियाद रखी जा सकती है दोबारा से? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो पेट्रोलिज्म है और ये मुहब्बे वतनी, अब ये सब किताबी बातें ही रह गई हैं। अगर आप सोसाइटी में आप निकले तो अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अब दूर लग गए हैं, क्योंकि डिवाइड आपको इतना कर दिया गया है। और बड़ी काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि जिस तरह से हमारे आप देखें इलेक्शन कमीशन में 250 से ज़्यादा जमातें जो है इस वक्त रजिस्टर्ड है हमारे पास। ठीक है, ऑन ग्राउंड देखें तो आपको 4 या 5 ही नजर आती हैं। कौमी सतह की कोई जमात नजर नहीं आती। बदकिस्मती से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उनका एक नारा जो था वो काफी मकबूल था, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर। ठीक है, तो हमें अब कोई कौमी लीडर इस तरह का नजर नहीं आता है जो चारों सूबों में लाइक जिस तरह से वो कर सके। पीटीआई ने बड़ी हद तक ये खिलाफ दूर करने की कोशिश की। इन्होंने एक दौर में कोयटा में उस वक्त जलसा किया था जब कोई करना नहीं चाहता था, तो लाइफ थ्रेट्स बहुत ज्यादा थे वहां। तो लेकिन अब ये कि हमारी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, हम 2 कदम आगे जाते हैं तो हम 6 कदम पीछे चले जाते हैं। तो अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखेंगे तो फिरकावारियत को भी बहुत जो है हवा मिली है और इसके साथ एक्सट्रीमिज्म बहुत बड़ा है। एक्सट्रीमिज्म बड़ा है, माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये सियालकोट का जो वाकया वही, इसको आपको अंदाजा नहीं है कि इसका कितना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने ये मसला उठा लिया। जैसे हम बांग्लादेश की शो के स्टार्ट में बात कर रहे थे, उन्हें 2005 में जीएसपी प्लस स्टेटस मिल गया था। पाकिस्तान को 2013 में जीएसपी प्लस स्टेटस मिला यूरोप की जाने से, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट वहां बढ़ी उसके बाद से। और वो आपको याद होगा कि जो गवर्नर पंजाब थे उस वक्त चौधरी सरवर साहब, वो भी उन्होंने अपने पर्सनल जो है कॉन्टेक्ट को लेकर के स्टेटस पाकिस्तान को दिलाने में बड़ी अहम किरदार अदा किया था। मैं वापस आऊंगा, माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करना है। मुझे अभी जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही थी मैं उसको इंटरप्ट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रोग्राम में मुझे एक वक्फा लेने के लिए बात की जा रही है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद जी। बट साहब आप फरमा रहे थे कि जीएसपी प्लेस जो स्टेटस है उसमें भी तकरीबन 8 से 9 साल का डिफरेंस है। बांग्लादेश को 2005 में मिल रहा है और पाकिस्तान को 2013 में मिला। पाकिस्तान को 2013 में मिला है और उसके बाद से अगर आप देखें जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी उसमें सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ। हमने हमारी इकोनॉमी में 2013 से लेकर 2016-17 जब तक पैनामा नहीं आया था उस वक्त हमने काफी ग्रोथ देखी, सबने विटनेस की उसके बाद से। तो अब चूंकि आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान बहुत सारा टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान, पहले भी आपके शो पे मैं बात कर सका हूं कि
इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी अब ये एक साथ ही चलनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि दुनिया अब जो है आपकी बात जब भी सुनेगी जब आप इकोनॉमिकल थोड़े मजबूत होंगे और इसके साथ साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी। अमेरिका भी आपसे दूर हो गया, आपने नाराज कर दिया। आपको याद होगा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई डेमोक्रेसी में, नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान ने स्टेट नो कर दिया, पाकिस्तान चाइना के ग्रुप में चला गया। उसके बाद से चाइना आपसे ऑलरेडी खिंचा नजर आ रहा है, गवादर के मामला और सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट में जिस तरह से चेंज आ रहा है, जिस तरह से बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो ऐन मुमकिन है, यही लग रहा है कि वो भी आपके दोस्त आपसे खफा हो जाएंगे। अभी ये जिस तरीके से पैसे दिए हैं सऊदी अरब ने आपको 4% के ऊपर, तो ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है। और दूसरी तरफ जो सियालकोट का ये वाकया है, ये यूरोपियन यूनियन ने जिस तरह से पिक कर लिया है और उसके बाद जो GSP प्लस स्टेटस है उस पर ऑलरेडी तलवार लटक रही है। उन्होंने हमें कुछ चीजें करने के लिए चाइल्ड लेबर का कभी बहाना कर देते हैं, कभी खत्म नबूवत के लॉ को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि ये आप खत्म करें, इस तरह की चीजें होती हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज अगर आपने देखा हो FATF वैसे ही आपका FATF का इशू था, और आज आप सारे न्यूज़पेपर देखें उसमें जो यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका ने जो नोट्स लिए हैं रिगार्डिंग FATF इशू के, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की, हमारे न्यूज़पेपर ने तो ये आधी बात लिखी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है कि पाकिस्तान ने किस तरह अमेरिका की मदद की है तालिबान से निकलने के लिए, और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ काफी काम किया है। लेकिन अगर आप पूरी रिपोर्ट उसकी अगर डिटेल्स में पढ़े तो उसमें अमेरिका ने काफी ज्यादा जो है ना पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म भी किया है कि पाकिस्तान में अभी तक जो है मुंबई अटैक्स की जो मुल्जिम है उनको सजा नहीं हुई। हाफिज सईद साहब के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको अभी तक खुले मिल रहे हैं, लाइक उनको कोई सजा नहीं दी। और पाकिस्तान में जो है काफी ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अभी भी चल रही है, सपोर्ट चल रही है, इस तरह की उन्होंने काफी टफ बातें की हैं। खासतौर पे उनका फोकस जो था वो सियालकोट के इंसिडेंट को लेकर के बेस बना के ये चीजें दोबारा ये सारी चीजें जो है ना काफी ज्यादा जो है खतरनाक हैं और पाकिस्तान के लिए आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ये जब भी हो सकती है जब हम अमेरिका को काफी राजी कर लें उनसे। जो क्या समझते हैं काजिम साहब, आप फरमाइएगा, फॉरेन पॉलिसी की बात की, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे मैं भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल कैसा नज़र आता है आपको? कितना वाइब्रेंट है, कितना विजिलेंट है कि वो वाकई ही इस चीज़ के जो उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से, जिस चीज़ के ऊपर उन्हें जो स्टेक दिया गया है उसको वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, बात यह है कि उस वक्त मज़ा आता कि जब आप अपनी खुद पॉलिसी को ही लाते और उसे अडॉप्ट करते। आप तो उसी पॉलिसी को चला रहे हैं जो आपको इधर उधर से दी गई है। अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपका एक कुलिया होना चाहिए। मसलन मैं आपको कहता हूँ, बार बार मुझे एक लफ्ज़ कहना पड़ रहा है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है कि मदनी रियासत। भाई, जब आप मदनी रियासत का कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं तो काइंडली स्टडी द मदनी रियासत, उसके कुलियात क्या थे? कुलियात ये थे, फॉरेन पॉलिसी का आप सुन लीजिए, जो कुलिया था आज भी वही होना चाहिए कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनसे आपके बरादराना ताल्लुकात होंगे, आप बना रहे हैं पॉलिसी एक, और जितने नॉन मुस्लिम ममालिक हैं उनसे आपके दोस्ताना ताल्लुकात होंगे। अब आगे दोनों का एक फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, जिनसे दोस्ताना ताल्लुकात होंगे वो इस बुनियाद पे नहीं होंगे कि आप बड़े मुल्क हैं और हम छोटे मुल्क हैं, बराबरी की बुनियाद पे होंगे। और आप छोटे बड़ा क्या, हम भी जौहरी मुल्क हो चुके हैं ना, अब तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, हम भी समझ 25 साल हो गए। अच्छा, अब आइए दूसरी चीज़, ये किसी मामले के अंदर आप किसी मुल्क को सपोर्ट अपनी ज़मीन ना दें जो हमने दी। और इसके आफ्टर शॉक्स हम अभी तक मुशर्रफ साहब के जमाने से ये काम हो रहा है ना, मुशर्रफ साहब, जियाउल-हक के जमाने में भी हुआ। मैं आपको बताऊं, ये बड़ा बुरा सा लफ्ज है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, कि पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगा बाहर के मुल्क खुश हो गए, अमेरिका भी खुश हो गया, बरतानिया भी खुश हुआ, अरबी ममालिक भी खुश हुए। क्यों? उन्हें कहा भाई हमारी जान छूट गई, असम्बली से नहीं बात करनी, हमने तो एक आदमी से बात करनी है। आगे समझे, असेंबली से बात नहीं करनी है। ये इस वक्त हमारी पार्लियामेंट मौजूद है। हमारे मुल्क में अभी तक जमहूरियत बहाल नहीं हुई। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, नवाज शरीफ साहब अपोजिशन के लीडर है, आपने ही बनाया उनको अपोजिशन के लीडर। शहबाज शरीफ साहब, शेख रशीद बहुत मुखालिफत करते रहे और उसकी मुखालिफत उसूली थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बन गए अपोजिशन के लीडर तो हर जगह आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। चोर डाकू अलग चीज है, मुकदमा चल रहा है,
जिस दिन साबित हो गया हो जाएगा। आप बना रहे हैं, चेयरमैन लगा रहे हैं ना नैप का, आपको आप बुलाएं बिठाएं, इसमें क्या हो गया? इसके ऊपर तो बात ही नहीं की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। बिकॉज ही उसके पास एक मनसब है, अपोजिशन लीडर का मनसब है, आपने उसको मनसब दिया, आप मनसब से ताल्लुक है। आज शहबाज शरीफ की जगह कोई और शरीफ आ जाएंगे, वो भी मनसब होगा। तो मतलब जमहूरियत इसी तरह चलेगी। जमहूरियत ये नहीं कि साहब मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा तो ये समझेंगे। बट साहब आप क्या समझते हैं, ये यही बात था कि मैं थोड़ा सा पार्लियामेंट के ऊपर आऊँ, क्या इस वक्त जो लगता है कि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि हुकूमत भी हमारी हो और अपोजिशन भी हमारी हो। देखिए इंडिया में कोई भी फॉरेन डेलीगेट आता है, कोई फॉरेन प्रेसिडेंट आता है, वो पहले जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करता है, फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर से भी उसकी मुलाकात होती है। ये जमहूरी रिवायत होती है जो कि चल रही होती है, जमहूरी रिवायात, ठीक है। और इन्हीं को यहाँ पे अगर करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में आपने डेमोक्रेसी सिर्फ कहने से नहीं होती है, इदारे मजबूत करने से होती है। और ये जो ऑफिस होता है, एक अपोजिशन लीडर का भी एक ऑफिस होता है, एक प्राइम मिनिस्टर का भी एक अपना ऑफिस होता है, ये सारी चीजें इस साथ चलती रहती हैं। फिर क्योंकि आपको आगे जाके बड़े बड़े काम करने, आपको एक चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जैसा से साइन होते थे, चार्टर्ड ऑफ आपको इकोनॉमी भी साइन करना पड़ेगा एक आपस में मुल्क को आगे चलाने के लिए। आपको मिल बैठ के एक जगह बैठ के बात करनी पड़ेगी। जब आप तालिबान से बैठ के बात कर सकते हैं, टीटीपी से बात कर सकते हैं, तो ये तो सारे नेशनल नादरा के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं जितने लोग बैठे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। ये बट साहब फरमा रहे हैं कि इनके साथ बात करने में क्या मतलब कि मजायका है कि ये तो सब बात करने का सबसे बड़ा फायदा इमरान खान को है, हुकूमत को होता है। लेकिन वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं मतलब अगर आदमी आप जिस जिद पे आ गए हैं ना, तो फिर इसका नताइज बहुत बुरे होंगे। इतनी रिजिडनेस हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसके अंदर क्यों आ जाती है? बट साहब आप तो यंग हैं, आप बताइए, हम काजिम साहब से पूछ लेते हैं। देखिए इमरान खान साहब का करिश्मा बहुत है, इंडिया और पाकिस्तान में इनसे बड़ा कोई स्टार पैदा नहीं हुए। और तो बस अल्लाह पाक जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। अच्छा सही है। काजिम साहब आप क्या फरमाएंगे? नहीं, इमरान खान साहब बीइंग ए प्लेयर तो दुनिया के इंटरनेशनल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं, ऑनेस्ट आदमी, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन दो बातों का मैं इकरार कर रहा हूँ कि उन्हें सियासत बिल्कुल नहीं आती, जमहूरी उसूल को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर नहीं कर रहे हैं। अब अगर आगे बढ़ना है, ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे किसी सूरत में। आज तक वैसे हम 2018 से ही सुनते आ रहे हैं कि ये हुकूमत अब गई और अब गई है और अब गई। मैं कभी भी इस चीज़ का हामी नहीं रहा। अगर वो आ गए हैं, उनको हुकूमत मिली है, उनको अवाम का मैंडेट है, 1 करोड़ वोट मिला है उनको, उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मुझे इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट शाये हुई है, उन्होंने बताया है कि भाई आपको इतने सीट्स मिले हैं, यू आर दी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो अगर अब उनको टाइम दिया गया है तो यू नीड टू गिव हिम कंप्लीट टाइम, आपको पूरे 5 साल उनको देने पड़ेंगे। मैं कब से सुनता आ रहा हूँ कि ये हुकूमत आज गई और इस धरने के बाद गई और उस धरने के बाद गई, ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारी जो जमहूरी रिवायात है उनको परवान चढ़ना चाहिए? आप क्या समझते हैं? अब अगर सिटिंग टुडे 17 दिसंबर 2021, इलेक्शंस आपके 2023 में हैं, अब आगे हमें क्या देखना चाहिए कि जो 1.5 साल हमारे पास बचा है, क्या करना चाहिए इमरान खान साहब को? आगे भी बढ़े, मईशत भी बढ़े और जमहूरी रिवायात और ओपोजिशन को आप क्या दर्स देंगे? मेरी पॉलिटिकल जो क्या कहते हैं तजुर्बा कह रहा है, ये बल्दियाती इलेक्शन के फौरन बाद जो ईयर आएगा 22 वाला, उसमें इलेक्शन हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन। ठीक, आप कह रहे हैं कि अगला साल इलेक्शंस का साल है। तब मैं भी उन चीजों को मेरा अपना मैं आज दे रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ पहले भी, बहुत मेरी सही निकली है। यही